नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बड़े ही सुप्रसिद्ध शायर संजय राउत, जिन्हें कि 1000 करोड़ के घोटाले के उनके ऊपर आशंका है ऐसी कि हजार करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। इसी आरोप में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने कितनी बड़ी गेम खेली है महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रहा था, तब बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ी गेम खेली है राजनीतिक फायदे के लिए, जिससे कि देश का फायदा होगा। बीजेपी ने खुद सीएम की कुर्सी ना लेते हुए, देवेंद्र फडणवीस को कुर्सी ना देते हुए बिठाया कुर्सी पर एकनाथ शिंदे को। अब इन्होंने इस तरीके से ये किया है कि नई शिवसेना का गठन हो सके। उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की जो सेना है, वह शिवसेना एक नए रूप में निखरे और वह कभी भी, जो कि शरद पवार हैं, जो कि राजनीति में हैं, वे कभी भी उस तरीके से उभर के ऊपर ना आ सकें। अब इसी में देखिए, बीजेपी ने जो इतना बड़ा एक राजनीतिक जो उन्होंने एक दांवपेच खेला है, उसकी कड़ियां किस तरीके से जुड़ रही हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वही समझाने जा रही हूँ। तो जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि बीजेपी के अंतर्गत क्या दूसरा नंबर जो है शरद पवार का होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इससे पहले इस मुद्दे में आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं यूपीए के दौरान, तो अब उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बोला है कि मैं बीजेपी की प्रशंसा करता हूं कि जिस तरीके से श्रीलंका और पाकिस्तान उधर जैसे कि क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, हर एक चीज़ को लेकर जो बेसिक नीड होती है लोगों की, उन पे भी कितने टैक्स हैं, कितनी महंगाई है। तो इस बात को लेते हुए रघुराम राजन ने किस तरीके से बीजेपी की प्रशंसा करी है, मोदी की प्रशंसा करी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने का, निंदा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। रघुराम राजन भी किस तरीके से बड़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। रघुराम राजन, उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि कोई मौका नहीं मिल रहा निंदा करने वाला। अभी राहुल गांधी जी जो हैं और लोग जो हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वे काफ़ी झूठ बोलते हैं। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आई है रघुराम राजन की तरफ से कि किस तरीके से जो पूरी दुनिया है महंगाई से जूझ रही है और भारत कम महंगाई में जी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन कई मोदी विरोधी लोग इसकी निंदा करते थे, बहुत ज़्यादा अंट-शंट बातें बोलते थे। लेकिन आज रघुराम राजन का, जो कि घोर मोदी विरोधी हैं, उनका ये बयान है, तो ये सोचने वाली बात है कि कितनी सच्चाई है इन शब्दों में, जो कि पूरे आंकड़े बता रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। चलिए खैर, अब आते हैं संजय राउत पे। अब संजय राउत की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन्होंने दिखाया ऐसे हैं, बड़ी चौड़ में जेल गए हैं, बड़े चौड़ में जो गए हैं, बड़े हिरासत में लिया गया है उन्होंने अपने आंसू किसी को दिखाने नहीं दिए। लेकिन अब उन पर एक आरोप ये लग रहा है कि उनके घर में 11.5 लाख रुपए मिले हैं अनअकाउंटेड, जिसका कि कोई बही खाता नहीं है। वह पैसा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। अब ये सोचिए, एक आम आदमी, मैं अपनी बात बताती हूँ, यदि मुझे शाम को सब्जी भी लानी हो तो मैं 100 रुपये अपने पास बचा के रखती हूँ कि मुझे शाम को इन पैसों से सब्जी लानी है, घर का सामान लाना है। अब घर में 11.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो भी अनअकाउंटेड, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने बड़ी चौड़ दिखाई और खुद ही ट्वीट कर दिया, खुद ही अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि वह कितने इनोसेंट हैं, कितने मासूम हैं। फॉल्स एक्शन, ये इस तरीके की बातें बोली हैं उन्होंने कि मेरे ऊपर जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है, ये सब झूठी है। अभी तो वही बात हो गई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिखाते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया किस तरीके से मासूम हैं, बहुत ही बड़े ईमानदार नेता हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आई विल नॉट लीव शिवसेना। और कोई चाहता भी नहीं है आप पार्टी को छोड़े, क्योंकि आप पार्टी को डुबाने वाले नेता हैं। तो एकनाथ शिंदे के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, बीजेपी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तालियां देने वाली बात है।
जिस तरीके से लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस को राहुल गांधी छोड़े, उस तरीके से कोई नहीं चाहता कि आप सेना को छोड़ें, आप पार्टी को छोड़ें, क्योंकि आप ही वो जरिया हैं जो पार्टी को डुबोते जा रहे हैं। और कौन विरोधी चाहेगा कि मेरी पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन जो मेरे काम आ सकता है वो पार्टी से निकल जाए? कोई भी नहीं चाहता। अब ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मुझे बाला साहब ठाकरे की कसम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे अंटशंट बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। अब ये बाला साहब ठाकरे को बीच में लेने वाली बात कहाँ से आ गई है? देश में न्याय कौन करता है? अदालतें करती हैं, सरकार करती है, कानून करता है। अब बाला साहब ठाकरे को बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे उनका तो सिद्धांत ही अलग था। उन्होंने जिस पार्टी को खड़ा किया था उस पार्टी का तो आज नामो निशान तक नहीं रह गया है। इतने भ्रष्टाचारी नेता हैं आपकी पार्टी में। खैर आजकल तो ये रिवाज चल गया है अपने आप को इनोसेंट सर्टिफिकेट देने का या फिर कुछ किसी भी चीज़ की जानकारी ना होने का। केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, कैसे बंडल के बंडल निकल रहे हैं घरों में से, इतनी नोटें निकल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब पूरे इस मुद्दे पे आएंगे, महाराष्ट्र सरकार के बारे में बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस घोटाले के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये है क्या। पात्रा चौल रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सिद्धार्थनगर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसे पात्रा चौल कहते हैं। इस एरिया में 672 मकान थे जो कि 47 एकड़ की ज़मीन में फैले हुए थे। अब महाडा, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने ये पूरा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था ये NACPA नाम की एक कंपनी को दिया। अब आज 14 साल हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया गया। अब यह है पात्रा चौल रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सिद्धार्थनगर में वैसे है, लेकिन इसे पात्रा चौल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 672 मकान थे जो कि 47 एकड़ में फैले हुए थे। अब महाडा, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने ये पूरा रीडेवलपमेंट का ये जो प्रोजेक्ट था ये GACPL, ये एक ऐसी कंपनी है, अथॉरिटी है, इसे दिया और बोला कि ये जितने भी 672 टेनेंट्स हैं इनके लिए रीडेवलपमेंट करे सोसाइटी, और यहाँ पर जो जगह बचे वहाँ पर कुछ और बनाया जाएगा। आज 14 साल हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, किसी प्रकार का कोई रीडेवलपमेंट नहीं किया गया। अब इसमें संजय राउत का कैसे नाम आया? संजय राउत के एक बहुत ही करीबी हैं गणेश राउत, बहुत ज़्यादा करीबी हैं। उन्होंने GAC जो कंस्ट्रक्शन थी उनके साथ मिलके महाडा को मिसलीड किया, और जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स था, जितनी भी मतलब बची हुई ज़मीन थी, उसको 9 बिल्डर्स को 911 करोड़ की रकम में बेच दिया। यानी कि देखिए, जिस चीज़ के लिए उन्हें कहा गया था, जिस काम के लिए, वहाँ पर वो काम नहीं किया गया, महाडा को मिसलीड किया गया और उस ज़मीन को 9 बिल्डर्स को बेच दिया 911 करोड़ की एक बहुत बड़ी रकम में। इतना बड़ा घोटाला किया गया उनके द्वारा। अब इसमें जो संजय राउत हैं उनके परिवार का नाम कैसे आया? वो जो आशीष राउत हैं उन पर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने संजय राउत के करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो एक बड़ी रकम आई थी 1000 करोड़ की, वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करी, जिसमें कि 2010 में 83 लाख रुपए वर्षा राउत जो कि संजय राउत की वाइफ हैं उनके अकाउंट में गए, जिन पैसों से उन्होंने दादर में एक फ्लैट खरीदा। अब इस तरीके का ये बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके चलते वर्षा राउत से पूछताछ की गई, संजय राउत से भी की गई, जिसके चलते आज उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब आते हैं कि इस सब पूरे घोटाले का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से क्या कनेक्शन है। अब आप देखिए, पिछले बीते कुछ दिनों में शरद पवार के जितने भी करीबी थे, जिनमें सबसे पहला नाम है नवाब मलिक, अनिल देशमुख और अब संजय राउत, जितने भी करीबी लोग हैं वह सभी जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अनुमान है कि संजय राउत जी जो हैं उनको सज़ा होगी, वह जेल में ही रह जाएंगे। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब ये जो क्या कहते हैं, ये अनिल देशमुख, ये संजय राउत, ये भले ही शिवसेना में थे, उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन ये शरद पवार के बहुत ज़्यादा करीबी थे। और कैसे एक एक करके शरद पवार के जितने भी करीबी हैं वो सब किस तरीके से वो सब हिरासत में ले लिए गए हैं, ये सब हमने देखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, बीजेपी जिस तरीके से एक बार धोखा खा चुकी है, आनंद फानंद में सरकार बनाई थी उन्होंने महाराष्ट्र में अजीत पवार के कहने पर, अब वो ये गलती नहीं दोहरा रहे हैं। अब वो एक एक कदम फूक कर चल रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में,
और वो दिखा भी रहे हैं किस तरीके से एक एक करके वह स्तंभों को उखाड़े जा रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तो तब से बीजेपी का मेन टारगेट ही यही है कि किस तरीके से शरद पवार को कमज़ोर किया जाए। और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से उसके बड़े ही करीबी नवाब मलिक, अनिल देशमुख और जो तीसरे हैं संजय राउत, वो हिरासत में जा चुके हैं। और खबरें ये हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें जेल होगी। अब ऐसे में कई लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि 2008 का ये घोटाले का मामला है, आज 2022, पूरे इतने सालों बाद आज ईडी को होश आया है जो उन्होंने इस घोटाले की पूरी जांच की है। ये सवाल उठना चलो लाजमी भी है, ऐसे कई सवाल आते हैं, लेकिन बीजेपी का एक ही टारगेट है, इनको कमज़ोर करना, और बीजेपी कर भी रही है। बीजेपी का मेन टारगेट एनसीपी को कमज़ोर करना। एनसीपी यानी कि शरद पवार, अब पहले ही वह इनके जो मेन खासम खास थे उन्हें जेल में ले जा चुके हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बीजेपी जिस तरीके से कमज़ोर करने में लगी है पार्टी को, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, स्टेजेस आएंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सबसे इजाज़त लेते हैं और देखते रहिए हमारा चैनल थिंक टैंक। नमस्कार।